मोनालिसा, ये नाम सुनते ही शायद सबके दिमाग में एक चेहरा आता है। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग, और आज इसकी कीमत लगभग $1 अरब। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्या खास है इस पेंटिंग में? आखिरकार यही क्यों है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग? तो चलिए आज इस पूरी पड़ताल में मोनालिसा के पीछे छिपे राज को खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी एक दुस्साहसिक चोरी से। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोनालिसा थी कौन। उसके बाद उसकी उस अजीब सी मुस्कान के पीछे का साइंस। और हाँ, एक और मोनालिसा की भी कहानी है। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे एक क्राइम ने इस पेंटिंग को एक लेजेंड बना दिया। तो चलिए मोनालिसा की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन ठहरिए, हम शुरुआत वहां से नहीं करेंगे जहां से सब सोचते हैं, मतलब 16वीं सदी के फ्लोरेंस से नहीं, हमारी कहानी शुरू होगी 20वीं सदी के पेरिस में, एक क्राइम से, एक ऐसी घटना जिसने इस पेंटिंग की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। लूव्र म्यूजियम से हुई चोरी। सोचिए 21 अगस्त 1911, पेरिस में सोमवार की एक आम सुबह। सब कुछ नॉर्मल था। तभी 3 आदमी बड़े आराम से लूव्र म्यूजियम से बाहर निकलते हैं। पता है वो कहाँ से आ रहे थे? वो पूरी रात म्यूजियम के अंदर ही एक अलमारी में छुपे हुए थे, और उनके हाथ में एक कंबल में लिपटी हुई मोनालिसा थी। वो पास के एक स्टेशन पर पहुंचते हैं, सुबह 8:45 की ट्रेन पकड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अगले दिन जब एक आर्टिस्ट उसकी कॉपी बनाने आया तो उसने देखा कि दीवार पर पेंटिंग की जगह सिर्फ 4 कील बचे हैं। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। $1 अरब। जी हाँ, आज इस पेंटिंग की कीमत इतनी ही है। अब समझ सकते हैं कि उस चोरी में दांव पर क्या लगा था। और यही सवाल हमें वापस वहीं ले आता है, आखिर ऐसा क्या खास है इस पेंटिंग में कि ये इतनी कीमती है? तो चोरी की बात तो हो गई, अब थोड़ा पीछे चलते हैं, पेंटिंग के ओरिजिन पर। इसके एक आइकॉन बनने से पहले ये एक औरत का पोर्ट्रेट था। लेकिन कौन थी वो औरत? ये एक ऐसा राज है जिसने लोगों को सदियों तक उलझाए रखा। मोनालिसा को बनाया था लियोनार्डो डा विंची ने, और ये कोई आम आर्टिस्ट नहीं थे। मतलब इन्हें सिर्फ पेंटर कहना तो सरासर गलत होगा। ये एक इंजीनियर थे, साइंटिस्ट, मूर्तिकार, आर्किटेक्ट। लिस्ट बहुत लंबी है। एनाटॉमी, बॉटनी, जियोलॉजी, शायद ही कोई सब्जेक्ट हो जिसकी इन्हें गहरी जानकारी ना हो। एक सच्चे जीनियस। तो सोचिए, एक ऐसा इंसान जो दुनिया को इतने अलग अलग नजरियों से देखता था, उसने अपने इस मास्टरपीस के लिए आखिर किसे चुना? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि इस पेंटिंग में जो महिला है वो आखिर है कौन? इसको लेकर थ्योरीज भी कम नहीं है। सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि ये लीजा घेरादीनी है, जो फ्लोरेंस के एक रेशम के व्यापारी की पत्नी थी। पर एक और बड़ी अजीब थ्योरी भी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पेंटिंग किसी औरत की है ही नहीं, बल्कि खुद लियोनार्डो दा विंची का एक फीमेल सेल्फ पोर्ट्रेट है। सोच सकते हैं? लेकिन अब हमें काफी हद तक पक्का पता है कि ये लीसा घेरार्दिनी ही हैं। एक 25 साल लंबी रिसर्च के बाद 2004 में इस बात के पक्के सबूत मिले। रिकॉर्ड से पता चला कि दा विंची और लीसा का परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। जिस वक्त पेंटिंग शुरू हुई, लीसा 24 साल की थी। शायद उन्होंने ये पेंटिंग अपने नए घर या अपने दूसरे बेटे के जन्म की खुशी में बनवाई थी। और एक और डिटेल पर गौर कीजिए, उनके बालों पर एक बहुत ही हल्का सा पर्दा है। इसे शोक का घूंघट माना जाता है, शायद उनकी बेटी के लिए जिसकी 1499 में मौत हो गई थी। अच्छा, ये तो हो गई पहचान की बात। अब आते हैं पेंटिंग की सबसे अनोखी चीज पर, उसकी मुस्कान। आखिर दा विंची ने दुनिया का ये सबसे रहस्यमय एक्सप्रेशन बनाया कैसे? यकीन मानिए, इसके पीछे आर्ट से ज्यादा साइंस है। दा विंची ने एक खास टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं स्फुमाटो। ये एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब है धुएं की तरह उड़ जाना। इस टेक्निक में आउटलाइंस को साफ बनाने के बजाय उन्हें हल्का सा धुंधला कर दिया जाता है, ताकि रंग एक दूसरे में घुल मिल जाएं। आप देखेंगे कि बैकग्राउंड और मोनालिसा के बीच कोई शार्प लाइन नहीं है। सब कुछ धुंधला सा एक हेजी इफेक्ट देता है। और उस मुस्कान को परफेक्ट बनाने के लिए दा विंची ने जो किया, वो सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो रातों को हॉस्पिटल जाते थे, वहां लाशों के चेहरे की खाल हटाकर उसके नीचे की मसल्स और नर्व्स को स्टडी करते थे, ताकि वो A to Z समझ सके कि एक मुस्कान बनती कैसे है। उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा भी है, होठों को हिलाने वाली मांसपेशियां इंसानों में किसी भी दूसरे जानवर से ज्यादा होती हैं। ऐसा डेडिकेशन शायद ही किसी आर्टिस्ट ने दिखाया हो।
चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले सीधा मोनालिसा की आंखों में देखिए। देख रहे हैं? अब अपनी साइड विजन में उसकी मुस्कान को नोटिस करिए। अब अचानक से अपनी नजर उसके होठों पर लाइए। हुई ना मुस्कान गायब, या कम से कम हल्की हो गई? यही तो कमाल है। दा विंची जानते थे कि हमारी आंख का सेंटर, जिसे फोविया कहते हैं, डिटेल्स देखता है और साइड का हिस्सा शैडोज को बेहतर पकड़ता है। उन्होंने शैडोज को इस तरह से पेंट किया कि जब आप सीधा न देख रहे हो तो आपको लगेगा कि वो मुस्कुरा रही हैं। गजब का ऑप्टिकल इल्यूजन है। अब इस कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर कहा जाए कि लूव्र में जो पेंटिंग है वो अकेली नहीं है? मतलब दा विंची ने शायद एक और मोनालिसा बनाई थी, एक ऐसी पेंटिंग जो सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रही। इसका सबसे पहला क्लू मिला 1504 में। एक और लेजेंडरी आर्टिस्ट राफेल, उन्होंने एक स्केच बनाया। उस स्केच में मोनालिसा के पीछे दो बड़े बड़े पिलर्स दिखते हैं, जबकि लूवर वाली पेंटिंग में तो कोई पिलर्स नहीं है। तो सवाल उठा कि राफेल ने ये ड्राइंग कहाँ से देखकर बनाई? क्या कोई और वर्जन भी था? और फिर 1914 में दुनिया के सामने आई एक और मोनालिसा। इसे आइलवर्थ मोनालिसा कहते हैं। दोनों में फर्क साफ दिखता है। आइलवर्थ वाली मोनालिसा काफी यंग लगती हैं। उनकी मुस्कान भी सीधी सादी है, लूवर वाली की तरह रहस्यमय नहीं। और सबसे बड़ी बात, बैकग्राउंड में वही दो पिलर्स हैं जो राफेल के स्केच में थे। तो क्या दा विंची ने दो मोनालिसा बनाई थी? देखिए, इस पर एक्सपर्ट्स आज भी बहस करते हैं। कुछ कहते हैं कि आइलवर्थ वाली पेंटिंग एक पहला वर्जन था, एक तरह का एक्सपेरिमेंट। कुछ का मानना है कि चेहरा तो दा विंची ने ही बनाया, लेकिन बैकग्राउंड उनके किसी स्टूडेंट ने पूरा किया। ये राज अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। और अब हम वापस आते हैं हमारी कहानी की शुरुआत पर, उस चोर पर, क्योंकि मोनालिसा के इतना फेमस होने की पजल का आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्सा उसी से जुड़ा है। तो इस चोरी के पीछे था विंसेंजो पेरुगिया। वो लूव्र में ही काम करता था और एक इटालियन नेशनलिस्ट था। उसको लगता था कि क्योंकि इस पेंटिंग को एक इटालियन आर्टिस्ट ने बनाया है तो इस पर हक इटली का है, फ्रांस का नहीं। चोरी करने के बाद वो इसे इटली ले गया और 2 साल तक अपने घर में ही छुपा कर रखा। और पकड़ा तब गया जब वो इसे बेचने की कोशिश कर रहा था। पर यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जानते हैं, 1911 की चोरी से पहले मोनालिसा उतनी फेमस नहीं थी। हाँ, आर्ट की दुनिया में लोग इसे मास्टरपीस मानते थे, लेकिन आम जनता के लिए ये लूवर में लगी हजारों पेंटिंग्स में से बस एक और थी। कोई खास पहचान नहीं थी। लेकिन चोरी के बाद सब कुछ बदल गया। ये पेंटिंग दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन बन गई। फ्रांस के लिए ये नेशनल प्राइड का सिंबल बन गई। और जब 2 साल बाद ये वापस लूव्र आई तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया ने इस चोरी को इतना कवर किया कि एक पेंटिंग एक ग्लोबल सेलिब्रिटी बन गई, दुनिया की नंबर 1 सबसे फेमस पेंटिंग। तो आखिर में सवाल यही है, मोनालिसा को अमर किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची की जीनियस ने या विंसेंजो पेरुजिया के क्राइम ने? शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है और ये फेम के अजीबोगरीब खेल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।